हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में। हमने मेंस आंसर राइटिंग की प्रक्रिया को लेकर प्रारंभ करने की बात की थी। उसके अंतर्गत एक वीडियो आपको मिल चुका है जिसमें हमने चर्चा की है कि किसको यहाँ पर आंसर राइटिंग में जोड़ना है। आज हम मेंस आंसर राइटिंग की स्थिति में हमने कहा था कि हम आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस करेंगे दो चरणों में करेंगे, एक होगा प्रीवियस ईयर और दूसरा होगा करंट। तो आज जो पहला वीडियो है आंसर राइटिंग का, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमने कहा था कि हम सब्जेक्ट वाइज लेकर चलेंगे। तो एक सब्जेक्ट लिया गया है इतिहास। इतिहास पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में पहला ही विषय है और इसलिए हमने सबसे पहले एक विषय वस्तु के रूप में इतिहास को लिया है। और इतिहास का जो प्रश्न है वो विश्व इतिहास का एक प्रश्न है और ये 2019 के मेंस का जो पेपर हुआ है उसी से लिया गया है। तो आज हम इसी प्रश्न को देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, इसको समझेंगे, उसके पश्चात इसके उत्तर प्रारूप की चर्चा करेंगे, मुख्य भाग, निष्कर्ष और भूमिका में क्या क्या चीज़ें इसमें हम लिख सकते हैं और कैसे इसको फॉर्मेट करेंगे, उन सभी चीज़ों को लेकर आज का ये सेशन मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी जो लोग जुड़े हैं उनको मैंने पहले भी बोला था कि आप सभी यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ जाइएगा मेरे, कि वहाँ पर आपको जो भी वीडियोस होंगी लिंक मिल जाएगी, आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा, आपको जो आंसर राइटिंग करनी है उसी वहाँ पर सबमिट करेंगे और उसका जो रिव्यू होगा वो भी वहीं किया जाएगा। तो आई होप यहाँ पर आप सभी ने अब तक ज्वाइन कर लिया होगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा उनको वीडियोज़ में जो होगा है वहाँ पर लिंक शेयर कर दी जाएंगी, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर लिंक देख सकते हैं और लिंक के माध्यम से आप उन चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं। समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है। हम सबसे पहले कहते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी प्रश्न को आंसर राइटिंग करने से पहले उस प्रश्न को सही ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की सीरीज में आज का जो प्रश्न है वो है, स्पष्ट कीजिए कि अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार की थीं। ठीक है, आधारशिलाएं किस प्रकार रखी थीं और ये आपको लिखना है 250 शब्दों में, किस प्रकार रखी थीं। तो यहाँ पर ये आपको प्रश्न है। प्रश्न की शब्द सीमा आपको पता है 250 शब्द में लिखा है। प्रश्न पूछा कब गया था, जैसे मैंने बताया कि यूपीएससी के मेंस एग्जाम में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। और पेपर कौन सा है? जीएस पेपर 1 है। दूसरा विषय कौन सा है? तो विषय आपका इतिहास है और इतिहास के भी सब टॉपिक्स में ये विश्व इतिहास का आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमने देख लिया, एक बार और चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि स्पष्ट कीजिए कि अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों ने, अमेरिकी एवं फ्रांसीसी दो क्रांतियों के बारे में उन्होंने पूछा है। अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार रखी हैं। अब देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पढ़ने का तरीका कैसा होगा ये बहुत मायने रखता है। आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है विश्व इतिहास का प्रश्न, और विश्व इतिहास में अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति को देखें तो ये 18वीं सदी की घटनाएं हैं और उनको पूछा जा रहा है 21वीं सदी की घटना में, अर्थात करीब यहाँ पर 300 साल के अंतर के पश्चात यहाँ पर वो पूछ रहे हैं, 250-300 साल के अंतर में, कि यहाँ पर बताइए कि इनकी आधुनिक विश्व, वर्तमान विश्व, आधुनिक मतलब वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक विश्व की आधारशिला इन्होंने कैसे रखी, कि आज जो हम अपने विश्व को देखते हैं उसमें अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों का क्या महत्व है। अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन को क्या आप समझ पाएँ? क्या आपने इसे ऐसे पढ़ा था? आपने तो ऐसे ही पढ़ा होगा कि आधुनिक अमेरिकी क्रांति हुई, अमेरिकी क्रांति के क्या कारण थे, अमेरिकी क्रांति के वहाँ पर सफल कैसे हुआ, उसमें विफलता क्या कारण थे, क्या क्या चीज़ें मिली, दैट्स इट, फिनिश हो गया। उसके बाद अगली क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, ब्रिटेन क्रांति, इसी तरह हम सब पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि बताइए कि अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति, दो क्रांतियों को उन्होंने अपना लिया और उनको बोल दिया कि आधुनिक विश्व के साथ जोड़िए। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति किस तरीके की क्रांति थी, उन्होंने हमें दिया क्या क्या चीज़ें, क्या किन मूल्यों पर वो क्रांतियाँ हुई थी। अगर आप उन मूल्यों को समझ पाएँ, उन क्रांति के होने के कारणों के परिप्रेक्ष्य को समझ पाएँ, तो आप उसके बाद वर्तमान विश्व को समझते हों।
वर्तमान स्थितियों को देखें और उनके साथ अगर कंपैरिजन करने लगेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि जो चीज़ें आज हमें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, क्या ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं विश्व में जो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति हुई हैं उससे मिली हैं। तो इनको समझने के लिए हम सबसे पहले एक भूमिका को लिखेंगे और भूमिका के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं भूमिका में है क्या। हमने कहा अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति। हमेशा भूमिका लिखनी कैसी चाहिए? भूमिका आपके प्रश्नों से जुड़ी हुई होनी चाहिए, अर्थात जो भी आप लिख रहे हैं वो प्रश्न से जुड़ाव रखता हो। लगना चाहिए कि हाँ, प्रश्न के में जो पूछा जा रहा है ये पद्धति वहीं से ये प्रारंभ करके लिख रहे हैं। तो अमेरिका में दो चीज़ों के बारे मतलब प्रश्न में दो चीज़ों के बारे में बोला गया, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो हम अपने प्रश्न में भूमिका में इन्हीं क्रांतियों का एक स्वरूपिक रूप से एक संक्षेपण करते हुए, एक आधारभूत प्रश्न के साथ इसे जोड़ते हुए एक यहाँ पर लिखना आंसर प्रारंभ कर सकते हैं। और इसके लिए हमें अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति की थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर देनी होगी। उसके बारे में आपका पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या पढ़ा है अमेरिकी क्रांति में? अमेरिकी क्रांति कब हुई? 1775 से शुरू हुई, 1783 तक चली। किन चीज़ों को लेकर चल रही थी? मानवीय विचारों और मूल्यों पर बल दे रही थी। अर्थात वो ये कहते हैं कि अमेरिकी क्रांति में कि सभी को समानता की स्थिति देखनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के अपने कुछ अधिकार होते हैं, सभी के अपने कुछ न कुछ एक मानवीय मूल्य होते हैं और हमें वहाँ पर इन सभी को एक मानवाधिकार मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, मनुष्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, किसी प्रकार का शोषण नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण यहाँ पर मान्य नहीं होगा और इसी चीज़ का विरोध करने के कारण वहां पर अमेरिकी क्रांति प्रारंभ होती है। तो हम उसी को आधार बनाकर यहां पर लिख देते हैं कि अमेरिकी क्रांति कब से कब तक हुई थी और यहां पर किन आधारों पर हुई? मानवीय विचारों एवं मूल्यों पर बल देती हुई वहां पर शोषण के विरुद्ध की गई एक क्रांति थी, जिसका समापन यहां पर 1783 की पेरिस संधि के माध्यम से होता है। एक हमने संक्षेपण दिया, थोड़ी सी जानकारी दे दी, थोड़ा सा और बता देते हैं। क्या बता देते हैं कि यहाँ ये भी पूछा जा रहा है कि इसने आधुनिक विश्व को कैसे परिभाषित किया, कैसे वहाँ प्रभावित किया, थोड़ा सा उससे भी इंटरलिंक कर दे। तो वहाँ क्या लिख सकते हैं? राजनीतिक परिवर्तनों की श्रृंखला का प्रारंभ जिसने वैश्विक परिवर्तनों को आधारशिला रखी। अर्थात यदि आप अमेरिकी क्रांति का विश्लेषण करें तो मूलतः वहाँ पर उन्होंने जो चीज़ें डेवलप की, उन्होंने जो अपनी आप कह सकते हैं कि अमेरिकी क्रांति के माध्यम से जो उन्होंने चीज़ें हासिल की, जो उन्होंने चीज़ें डेवलप की अपने राष्ट्र के लिए, वहाँ पर मूलतः राजनीतिक अधिकारों को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर, शोषण विरोधी अधिकार को लेकर, मानवाधिकार मूल्यों को लेकर, लोकतांत्रिक उद्देश्यों को लेकर वहाँ पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्थितियों की पूरी स्थिति को बदल कर रख देती है। और उसी को अगर आप आज देखें तो अमेरिकी क्रांति के जो मूल्य थे वर्तमान समय में किसी भी देश की कह सकते हैं कि जो राज्य व्यवस्था है उसका एक मूलभूत आधार के तौर पर आप उनको देख सकते हैं। कैसे? अभी थोड़ा सा और परिभाषित करेंगे, मुख्य भाग में जाएंगे तो इसकी डिटेल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा बताना था, प्रश्न के साथ जोड़ना था, थोड़ी सी अमेरिकी क्रांति की चर्चा करनी थी और वो हमने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी कर दी। हमने यहाँ पर अमेरिकी क्रांति के कारणों को थोड़ा सा स्पष्ट किया, किस चीज़ों को लेकर था, थोड़ा सा ये भी जोड़ दिया कि यहाँ पर ये वैश्विक आधार कैसे ये जोड़ता है, यहाँ पर कब हुआ और कब समाप्त हुई, थोड़ा सा हमने तो थोड़ी जानकारी हमने अपने प्रश्न को यहाँ पर जोड़ते हुए बता दी। सेकेंड पार्ट, लेकिन अमेरिकी क्रांति के बारे में नहीं लिखना है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी लिखना है। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई उसके बारे में बता दिया। किस चीज को लेकर हुई थी? निरंकुश राजतंत्र, सामंती शोषण, वर्गीय विशेषाधिकार, प्रजा की भलाई के प्रति शासकों की उदासीनता के विरुद्ध। तो एक तरीके से देखें तो फ्रांस एक राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। जिस तरीके की प्रणाली थी वहां पर धर्म को प्राथमिकता मिलती थी, राजतंत्र को प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन वहां पर मानवों को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिलती थी। जनता की भलाई के लिए प्रशासन कोई कार्य नहीं करता था, टैक्स बहुत बढ़ा दिया जाता था और इसके कारण उनका शोषण भी बड़े स्तर पर होता था। और इस कारण से वो इतने ज्यादा दुखी थे कि उन्होंने इसके विरुद्ध यहां पर क्रांति छेड़ दी। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध उन्होंने क्रांति छेड़ी। राज्य के विरुद्ध क्रांति क्यों छेड़ी? क्योंकि वहां पर एक निरंकुश राजतंत्र था, एक सामंती शोषण प्रणाली थी, जो सरकार के जो कह सकते हैं बिचौलिए प्रकार के होते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं, जो सामंत नियुक्त किए जाते हैं, उनके द्वारा जनता का शोषण किया जा रहा था। वर्गीय विशेषाधिकार दे रखे थे वहां पर,
वहाँ पर धर्म को लेकर अलग, वहाँ पर राजाओं को लेकर अलग, वहाँ पर पोप को लेकर अलग, उच्च पदों पर लेकर वहाँ पर अलग तरीके के विशेषाधिकार, जनता को लेकर वहाँ पर किसी प्रकार का वहाँ पर भलाई के लिए कोई काम भी नहीं किया जा रहा था। और पूरी तरीके से कैसे थे शासक? उदासीन थे। अब अगर किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था होगी तो एक समय के पश्चात वहाँ के जो नागरिक होंगे वो आपका विरोध करेंगे ही करेंगे, और वही वहाँ पर हुआ। तो हमने यहाँ पर अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति होने के कारणों को जोड़ा, देखा वहाँ पर उन्होंने क्या क्या चीज़ें प्रस्तुत की। अब अगला पक्ष आता है, ये तो हमने अपनी भूमिका में बता दिया थोड़ा सा अमेरिकी क्रांति के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये कहता है, ये नहीं पूछता कि अमेरिकी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति किस लिए हुई थी, वो ये कहता है कि अमेरिकी क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति जो हुई उसने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं कैसे रखी। तो हमने तो ये तो बता दिया कि यहाँ पर क्रांति कैसे हुई, अब हमें यह बताना है कि इन्होंने हमें विश्व के लिए दिया क्या क्या। और इसके लिए हम क्या करेंगे, मुख्य भाग में जाएंगे, मुख्य भाग को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम अमेरिकी क्रांति ने हम विश्व को क्या दिया उसको लिखेंगे, दूसरे पार्ट में फ्रांसीसी क्रांति ने क्या दिया विश्व को उसको लिखेंगे, और उसके पश्चात निष्कर्ष में वहां पर हम समापन करेंगे। तो चलिए मुख्य भाग में देखते हैं हम क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए मुख्य भाग में जो पहला पार्ट है अमेरिकी क्रांति, हम अमेरिकी क्रांति के योगदान को यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए शब्द सीमा भी ध्यान रखिएगा, शब्द सीमा कितनी है, 250 है। तो 250 में हम क्या कर सकते हैं, भूमिका कितनी शब्द में लिख ली, 50 शब्दों में लिखकर हम फिनिश कर सकते हैं। अब मुख्य भाग में जाएंगे तो हमारे पास कितना शब्द होना चाहिए, 150 शब्द हैं, 120 से 150 शब्द लिए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमने मुख्य भाग को दो पार्ट में रखा, पहले पार्ट में अमेरिकी क्रांति को योगदान, इसके लिए कितने शब्द दे रखे हैं, 75 शब्द दे रखे हैं, कम ज़्यादा चल सकता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ अमेरिकी क्रांति में। देखिए अमेरिकी क्रांति ने विश्व को दिया क्या। अमेरिका ने गणतंत्रवाद, जनतंत्रवाद, संघवाद, संविधानवाद जैसे राजनीतिक आदर्शों को प्रस्तुत किया। अर्थात अमेरिका जब चीजें स्वतंत्र होता है तो वो अपने लिए संविधान का निर्माण करता है, वो अपने लिए एक गणतंत्र का निर्माण करता है जहां पर सभी नागरिकों को वहां पर प्राथमिकता मिलनी थी, वहां पर वो लोगों को प्राथमिकता देता है, इसलिए उसे जनतंत्रवाद की संज्ञा दी गई। वहां पर संघवाद को लेकर आया गया जहां पर अलग अलग राज्य और केंद्र वहां पर साथ में मिलकर काम करते हों, अर्थात जुड़ाव की स्थिति रखते हों। और वहां पर संविधान को अपनाया गया ताकि वहां पर नियम कानूनों के अनुरूप सरकार का प्रचालन कर सके, सरकार निरंकुश ना होने पाए, सरकार कैसे चलेगी वो संविधान वहां पर बताता है। तो इस तरीके से यदि आप देखें तो अमेरिका ने विश्व को गणतंत्रवाद, जनतंत्रवाद, संघवाद और संविधानवाद जैसी अवधारणाएं दी जो वर्तमान समय में भी आपको देखने को मिलती हैं। भारत भी इसका एक जीता जागता उदाहरण है जहां पर संविधानवाद है, संविधान के कारण वहां पर संविधान के माध्यम से चीजें संचालित हो रही हैं, कानून प्रशासन बनता है और वहां पर संशोधन करके नई चीजों को भी उसमें हम ऐड करते हैं। उसमें भी आपके जनतंत्रवाद, लोगों को प्राथमिकता दी गई है। तो हमारा संविधान भी हम भारत के लोगों से प्रारंभ होता है, तो वहां पर भी क्या है, लोगों को प्राथमिकता दी गई है। हमारे संविधान में भी क्या है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन वो क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे के कारण, संघवाद के कारण। तो एक तरीके से देखें और राज्य कैसा है, 26 जनवरी को हम यहाँ पर गणतंत्र हो गए। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, भारत में भी वर्तमान में लागू होती हैं। अर्थात इसने जो अमेरिका में जो चीज़ें उन्होंने दी उसको विश्व स्तर पर भी अप्लाई है। दूसरी चीज़ क्या दिया इन्होंने, मानवीय अधिकारों पर विशेष जोर व लोगों को मानवाधिकार के प्रति जागरूक किया। जो आज हम मानवाधिकारों की बात करते हैं कि मानवों के साथ ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसे उनके अधिकार मिलने चाहिए, ये उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो देन किसकी है, वो मानवाधिकार की सबसे पहली बात करने वाला देश कौन सा है, अमेरिका है। अमेरिका ने ही सबसे पहले वहां पर मानवाधिकार की बात की और लोगों को जब उन्होंने मानवाधिकार के बारे में बात की तो विश्व को एक जागरूकता, एक उत्सुकता की हुई कि मानवाधिकार क्या है। और जब लोगों को पता चला तो धीरे धीरे इसका बहुत तेजी से ही आपको विकसित होती हुई व्यवस्था पूरे विश्व में लागू हो गई। और आज मानवाधिकार को लिए हर एक देश वहां पर, हर एक नागरिक वहां पर जानने को उत्सुक रहता है, उसे अप्लाई करता है। इसके अतिरिक्त पूंजीवाद का मार्ग प्रशस्त किया है, अर्थात जहां पर बाजार प्रधान होता है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर
बाजार की प्रधानता होती है, उन्होंने उसको प्राथमिकता दी है, पूंजीवाद को प्राथमिकता दी है। इसके अतिरिक्त लैंगिक समानता की स्थिति लेकर आए हैं, जहां पर जेंडर जो होती है इक्वलिटी की बात की जाती है। भारत में आज जेंडर इक्वलिटी की बात की जा रही है, लेकिन यहां पर अमेरिका में बहुत पहले ही बात इसकी की जा चुकी है। तो जेंडर इक्वलिटी अर्थात लैंगिक समानता की जो बात की गई है वो अमेरिका के क्रांति ने वहां पर विकसित किया। और जैसा कि लास्ट में है, सबसे पहला दुनिया का लिखित संविधान है। आगे चलकर भारत ने भी क्या किया, लिखित संविधान अपनाया। तो इस तरीके से अमेरिकी जो क्रांति है उसने विश्व को राजनीतिक तौर पर बहुत सारे परिवर्तन करके दिए। लैंगिक यहां पर समानता की स्थिति को लेकर आए, संविधान को लागू किया और मानवाधिकार मूल्यों को भी वो डेवलप करते हैं। तो अमेरिका ने विश्व को ये सारी चीजें यहां पर प्रदान की। ये आप अपने मुख्य परीक्षा में अर्थात मुख्य भाग में लिख सकते हैं। बाकी चीजों को डिफाइन करने के संदर्भ में जैसे मैंने आपको बताया, आप और भी चीज इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन इसके मुख्य पार्ट यही रहेंगे। इसके बाद फ्रांस की क्रांति, अगली बात आती है फ्रांस की क्रांति और निष्कर्ष, दोनों ही हम यहाँ पर देखेंगे और उत्तर को फिनिश करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में फिर से हम यहाँ पर देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या दिया है। इसको भी हम यहाँ पर 75 शब्द देते हैं और 75 शब्द में यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, जिसके आधार पर आप अपने आंसर को लिख सकते थे। यहाँ पे पहली चीज क्या है, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के नारे का प्रसार। फ्रांसीसी क्रांति की जो सबसे अच्छी जो देन है वो यही है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, अर्थात आपस में जो व्यक्ति है वो एक स्वतंत्र हो, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें और एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करें। और ये चीज कहीं ना कहीं अगर आप धर्म संस्कृति में देखें, भारतीय धर्म संस्कृति में, तो सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसी तीन जो शब्द हैं उसके साथ अवधारणा से मेल खाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का वहां पर उच्चारण किया गया, वहां पे उसको उल्लेखित किया गया है, जो कि विश्व के संदर्भ में फ्रांस की एक बहुत बड़ी देन के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरा उन्होंने दिया लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विकास। उन्होंने प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को समाप्त कर दिया, उन्होंने लोगों को वहां पर प्राथमिकता दी और इसके माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों के मार्ग को वहां पर प्रशस्त करने का जो कार्य था वो भी आपको फ्रांस की ही देन मानी जाती है। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता की भावना का प्रसार। राज्य जो था फ्रांस में वहां पर धर्म के अनुसार चलता था, उसका अपना एक धर्म होता था और धर्म के द्वारा कही गई बातों के अनुसार संचालित होता था। लेकिन जब वहां पर आंदोलन हुआ तो आंदोलन के पश्चात वहां पर जो व्यवस्था डेवलप हुई, उन्होंने धर्म को दरकिनार कर दिया, अर्थात हर एक व्यक्ति धर्म को अपना सकता है, जो भी चाहे उसे वो पालन कर सकता है, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य पूरी तरीके से धर्म निरपेक्ष होकर कार्य करेगा, सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो किसी को रोकेगा टोकेगा नहीं। अर्थात व्यक्ति निजी तौर पर धर्म को स्वीकार कर सकता है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो उसने क्या दिया, धर्म निरपेक्षता। भारत आज क्या हो गया, पंथ निरपेक्षता। इसके अतिरिक्त समाजवाद का मार्ग प्रशस्त किया। सबसे पहले उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया में सभी का समान अधिकार होगा और उसके माध्यम से वहां पर सभी लोगों का विकास सुनिश्चित किया जाए। इस बात की अवधारणा को प्रशस्त यहाँ पर आपको फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से की गई, अर्थात उन्होंने समाजवाद के मार्ग को भी प्रशस्त करते हुए फ्रांसीसी क्रांति को देखा जा सकता है। और एट द लास्ट, राष्ट्रवाद की भावना का सुदृढ़। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसने फ्रांस को एक राष्ट्र के तौर पर मजबूत कर दिया, साथ में मिलकर वहां पर एक राष्ट्र के रूप में उसे खड़ा करने की कोशिश की थी, और जिसके माध्यम से आगे चलकर न सिर्फ यहां पर फ्रांस में बल्कि आगे चलकर जर्मनी और इटली का वहां जो आगे चलकर एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उनके द्वारा जो नए राष्ट्रवाद की जो वहां पर विकसित होती हुई भावना देखी गई, उसका भी हम कह सकते हैं कि जो प्रसार है वो फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से देखा जा सकता है। तो फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को यहाँ पर कई सारी उपलब्धियां यहाँ पर दी हैं, और इसी के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का जो योगदान रहा है वो मूलतः यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवादी मूल्यों को प्राथमिकता देना और राष्ट्रीय मूल्यों को वहाँ पर ज़्यादा प्राथमिकता देता हुआ है, जबकि अमेरिकी जो क्रांति है वो राजनीतिक आदर्शों, मानवाधिकार मूल्यों को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। और उसी आधार पर अगर आज के विश्व की परिकल्पना को अगर हम देखें, यदि आपको एक निष्कर्ष लिखना पड़े इसके लिए, तो इन्हीं के एक सम्मिलित स्वरूपों को मिलाते हुए आप एक अच्छा निष्कर्ष लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अमेरिकी व फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक विश्व को राजनैतिक एवं सामाजिक, राजनैतिक अमेरिकी की, सामाजिक फ्रांस की,
राजनीतिक एवं सामाजिक आदर्श प्रदान किए जो विश्व के अनेक देशों में फैले। जैसे लोकतांत्रिक देशों का निर्माण हुआ, कई सारे देशों ने आगे चलकर लोकतांत्रिक अर्थात संविधान को लागू करना और संविधान के माध्यम से अपने राज्यों को संचालित करने की स्थिति हुई। जैसे आपको भारत भी है आज वर्तमान समय में, ब्रिटेन भी अपना है, वहाँ पर चला रहा है लोकतांत्रिक देश के रूप में, इसी तरह अमेरिका है, बहुत सारे देश हैं। तो लोकतांत्रिक संविधान बहुत सारे देशों ने बनाए। सामाजिक कल्याण की भावना का विकास हुआ, सभी जो राज्य हैं, सभी देश हैं, वो अपने राज्य के नागरिकों के सामाजिक कल्याण को वहाँ प्राथमिकता देते हैं, उससे संबंधित योजनाएं बनाते हैं, चाहे गरीब हो, वहाँ पर पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, या आपके दूसरे कह सकते हैं पिछड़े वर्ग के लोग हों, तो उनके विकास के लिए राज्य वहाँ पर कल्याण करता है, वहाँ पर उनको साथ में लेकर चलने की कोशिश करता है। तो समाजवाद के अंतर्गत ऐसी भावना है। इसके अलावा भारत के संदर्भ में आप इसे जोड़ सकते हैं कि जैसे कि भारत के संविधान में भी इसे प्राथमिकता दी गई है, या जैसे कि आपको हमने अभी पहले भी चर्चा की है कि समानता, बंधुत्व इत्यादि की भावना का विकसित होते हुए देखा जाना, लिखित संविधान को अप्लाई करना, लोक कल्याण के लिए काम करना, समाजवादी मूल्यों को भारत में अगर हम देखें तो समाजवादी मूल्यों को प्रसार करता हुआ देखता है पंथनिरपेक्ष प्रस्तावना। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको एट द लास्ट आप यहाँ पर एक सार्वभौमिक स्वरूप देते हुए उसके बाद इसे भारत के साथ भी आप इसे जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इस उत्तर को देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रोस्पेक्टस को हम कवर करते हुए इसे अध्ययन करते हैं। एक ही प्रश्न था लेकिन एक प्रश्न में कई सारे मूल्यों का वहाँ पे समावेश होता है। तो इस तरीके से हम शब्द 50 यहाँ पर दे सकते हैं निष्कर्ष के लिए। यहाँ पर आपको फ्रांसीसी क्रांति को जो भी और भी पॉइंट हम बताए हैं उसको आप इनको एलोबोरेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कई सारे पॉइंट, तो आप उनको यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा डिटेलिंग कर सकते हैं। बेसिकली आई थिंक ये 30 से 35 शब्द से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे 75 शब्द मैंने दे रखे हैं, तो आप इसको जस्ट डबल भी लिख सकते हैं। इसी तरह निष्कर्ष भी है, निष्कर्ष भी मैंने 3 से 35 शब्द होंगे, इसको भी आप 50 तक लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको बताया कि आप इस प्रश्न को कैसे लिख सकते हैं और इसका क्या क्या मतलब हो सकता है और कितने तरीके की चीज़ में समाहित हो सकती हैं। इसको मैंने आपको फ्रांस और अमेरिकी क्रांति के चीज़ों को भी बताया है और उसको वर्तमान समय में कैसे इंटरलिंकिंग कर रहे हैं उससे संबंधित चीज़ों को भी मैंने एग्जाम्पल देकर आपको यहाँ इंटरलिंक करके बता दिया है। तो आपको अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आपको पढ़ना भी ऐसे चाहिए कि वहाँ पर आपको वर्तमान समय के जो भी क्वेश्चन हों उनको पिछली वस्तुओं के साथ या पिछली टॉपिक या भी जो भी डेवलप हुए हैं उनका वर्तमान के साथ क्या परिप्रेक्ष्य रहा है, इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न यूपीएससी पूछता आता है। और इसलिए आपके अध्ययन करने का जो तरीका होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए ताकि आप एक अच्छी रणनीति के साथ इसको स्टडी कर पाएँ और एक अच्छा वहाँ पर कह सकते हैं प्रॉफिटेबल स्थिति रहे, आप अच्छा वहाँ पर कर पाएँ। तो आज के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम यहीं पर रखते हैं, इस आंसर को फॉर्मेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ वहाँ पर जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर किया जाएगा वो क्वेश्चन, और उसका आप आंसर राइटिंग वहीं सबमिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नए प्रश्न के साथ, नई चीज़ों को लेकर, नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।